नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी का 5वां लेक्चर पढ़ेंगे। इसमें मैं क्या पढ़ाऊंगा कि क्रोनोलॉजी ऑफ एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इन इंडिया। अभी तक मैंने पढ़ाया था कि बहुत पुराने समय में, भारत की आज़ादी से पहले मुगल काल में और पाषाण काल में, वैदिक काल में, बाबा आदम के ज़माने में कैसे कैसे क्या क्या होता था, एग्रीकल्चर में किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ, कैसे आदमी शिकार करता था, शिकार करने के बाद फिर पशुओं को पालना शुरू किया, फिर खेती किया, सिविलाइजेशन हुई, सभ्यता का विकास हुआ। ठीक, ये सब तमाम चीजें हेन तेन लालटेन सब होती रही। लेकिन आज हम क्या पढ़ेंगे कि हाँ, भारत जब डेवलप हुआ, भारत जब आज़ाद हुआ उसके बाद क्या क्या हुआ, कैसे आईसीआर की स्थापना हुई, कैसे आईआरआई बना, ठीक, कैसे डिफरेंट प्रकार की यूनिवर्सिटी बनी, कैसे सीएससी यूनिवर्सिटी बनी, कैसे विश्व में अगले पूरे भारत में विभिन्न प्रकार की कृषि विश्वविद्यालय बने। इन सब चीज़ों के बारे में हम अध्ययन करेंगे, यानी कि जो थोड़ा नया नया जो इतिहास है इसके बारे में आज हम तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करते में क्या आता है? कॉलोनियल ब्रिटिश इरा, यानी कि 1700 कितने में 1757 से लेके 1947 के बीच में क्या क्या हुआ, जब हमारे भारत पर अंग्रेजों का शासन हुआ करता था। उस समय भारत में क्या क्या एग्रीकल्चर में सुधार हुए। ए नंबर ऑफ इरिगेशन कैनाल आर लोकेटेड ऑन सतलुज रिवर। जो सतलुज रिवर है वहाँ पे, उस नदी पर बहुत ढेर सारे नंबर्स ऑफ इरिगेशन कैनाल, यानी कई प्रकार की नहरें, कई नहरें थी। फ्यू इंडियन कॉमर्शियल क्रॉप, और कुछ प्रकार की इंडियन क्रॉप कॉमर्शियली उगाई जाती थी, जैसे कॉटन। इसी कॉटन को और मसाले को लेने के लिए ही वास्को डिगामा आया था, और इसी को लेने के लिए अंग्रेज भी आए थे। फिर यहीं आए, यहीं रहने लगे, हम लोगों पर शासन भी करने लगे। तो यही कॉटन और मसाला लेने आए थे। फिर इंडिगो, ओपियम और राइस, ये सब की खेती कॉमर्शियल होती थी। मेड इट टू द ग्लोबल मार्केट अंडर द ब्रिटिश राज। ये ग्लोबल मार्केट था पूरा भारत का। ठीक, मसाले भारत के पूरे दुनिया में प्रसिद्ध थे उस समय, इतने पुराने समय में। ठीक, वास्को डिगामा या मार्को पोलो, आपने हाई स्कूल या इंटर में शायद था इंग्लिश में, मार्को पोलो एक मर्चेंट था, एक व्यापारी था। वो समुद्री रास्ते से भारत आता है, फिर यहाँ से ढेर सारे कपास, कपड़ा बनाने के लिए और मसाले लेके जाता है और खूब रुपए वहां जाके छाप लेता है। ठीक, मसाला बेच बेच के। तो ये सब चीजें भारत में बहुत पहले हुआ करती थी, अभी भी हैं, खैर ऐसी बात नहीं है। द सेकेंड हाफ अंडर कल्टिवेशन एंड एग्रीकल्चर ऑफ द 19th सेंचुरी, यानी कि 19वीं शताब्दी के आधे में, यानी कि 1850 के आसपास में क्या हुआ? So some increase in land production expand at an average rate of 1% per year। इसमें क्या हुआ कि लैंड की जो प्रोडक्शन है ये 1% पर ईयर के हिसाब से बढ़नी शुरू हुई। ठीक, 1850 से लेके 1900 के बीच में, ये जो 50 साल थे, इस समय उत्पादन की क्षमता जो मिट्टी की थी वो 1% पर ईयर के हिसाब से बढ़ रही थी, यानी कि इसे रेंग रही थी। ठीक, उसके बाद फिर क्या हुआ? ड्यू टू एक्सटेंसिव इरिगेशन बाय केनाल नेटवर्क, पंजाब, नर्मदा वैली एंड आंध्र प्रदेश बिकम सेंटर ऑफ एग्रेरियन रिफॉर्म्स। मतलब कि इरिगेशन की फैसिलिटी पंजाब में, नर्मदा नदी के वैली में और आंध्र प्रदेश में बहुत ढेर सारी थी, बहुत ज़्यादा थी। वहाँ पे सिंचाई की व्यवस्था थी, यानी कि तो इसी वजह से जो एग्रीकल्चर के रिफॉर्म आए ठीक ठाक से, जो खेती स्टार्ट हुई इन्हीं सब जगहों पर हुई। ठीक, क्योंकि सिंचाई की व्यवस्था रहेगी तभी तो क्रॉप उगाओगे, बिना सिंचाई के थोड़ी होगी। अब द ब्रिटिश रिजिम इन इंडिया डिड सप्लाई द इरिगेशन वर्क बट रियली ऑन ए स्केल रिक्वायर्ड। जो ब्रिटिश लोग थे इन्होंने थोड़ा थोड़ा क्या किया, इरिगेशन की सप्लाई को बढ़ाया, लेकिन उतना नहीं बढ़ाया जितनी की आवश्यकता थी। थोड़ा थोड़ा बढ़ा रहे थे, हमारे ऊपर राज करने आए थे, उनको हमसे क्या मतलब था, जितना चूस पाओ उतना चूस लो। सोने की चिड़िया को कंगाल बना के गए थे। फिर कम्युनिटी एफर्ट एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट स्कोर्ड एज मार्केट फॉर द इरिगेशन डेवलपमेंट। उसके बाद कम्युनिटी एफर्ट हुआ, जगह जगह पे गांव वालों ने मिलकर तालाब की खुदाई की, जहाँ पे बरसात का पानी रुकने लगा और उससे डबल काम करते थे,
कैसे कैसे? एक तो तालाब की खुदाई भी हो जाती थी, बरसात का पानी वहां रुकने लगता था, ऊपर से वो जो मिट्टी निकलती थी उसी मिट्टी का घर बना लेते थे, इतने चालाक थे। तो दोनों काम हो जाता था, सिंचाई की व्यवस्था भी और घर भी मिल गया। उस समय में, जिस समय आज जो बंगले की एक अच्छे फ्लैट की जो अहमियत होती है, उस समय खपड़ेल का घर और मिट्टी की दीवार बहुत रहीसी मानी जाती थी, समझ गए। और फिर उसके बाद कॉमर्शियल प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी होने लगे, प्राइवेट कुछ एंटिटीज आई, उन्होंने भी इसमें इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया, जैसे किर्लोस्कर का पंप आने लगा सिंचाई के लिए, ठीक। तो ये सब चीजें होने लगी। फिर एग्रीकल्चर प्राइसेस ऑफ सम कमोडिटीज रोज टू अबाउट 3 टाइम्स बिटवीन 1870 से 1920 के बीच में एग्रीकल्चर की कुछ चीजों में 3 गुने रेट का इजाफा हो गया, ठीक। जैसे मान लो कपास है 10 रुपए में बिकता था तो 30 रुपए में बिकने लगा, तो इनका डिमांड भी बढ़ गया, डिमांड बढ़ा तभी इनकी वैल्यू बढ़ गई। तो ये सब हुआ। उसके बाद ए रिच सोर्स ऑफ द स्टेट of Indian agriculture in the early British era is a report prepared by British engineer। एक रिच सोर्स स्टेट मतलब एग्रीकल्चर का एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया अंग्रेजों के जमाने में एक ब्रिटिश इंजीनियर के द्वारा, जिसका नाम था थॉमस बार्नार्ड। इन्होंने एंड हिज इंडियन गाइड राजा चेंगल वार्या मुदलियार, सही से मैं पढ़ नहीं रहा हूँ क्योंकि नहीं पढ़ पा रहा हूँ क्योंकि ये तमिल में लिखा है, ठीक। मतलब लिखा तो इंग्लिश में है लेकिन है तमिल वाली चीज़, तो इसलिए मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ सही से। तो इन्हीं दोनों ने मिलकर, कुछ इंडिया के थे और थॉमस बर्नार्ड थे, तो इन्होंने मिलकर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की अंग्रेजों के सामने 1774 में। इस रिपोर्ट में क्या गया कंटेंट्स, इस रिपोर्ट में क्या था, एग्रीकल्चरल डाटा था प्रोडक्शन का, कि कितना प्रोडक्शन होता है इन अबाउट 800 विलेज, मतलब 800 गांव का उन्होंने डाटा कलेक्ट किया कि इस 800 गांव में किस चीज का प्रोडक्शन होता है इन द एरिया अराउंड चेन्नई, चेन्नई के आसपास के एरिया में 800 गांव में, इन द ईयर ऑफ 1762 और 1766, 1762 से 1766 तक, इसी के बीच में उन्होंने क्या किया कि 800 गांवों से एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्शन है उसका डाटा निकाला और फिर अंग्रेजों के सामने प्रस्तुत किया। दिस रिपोर्ट इज अवेलेबल इन तमिल, ये रिपोर्ट जो थी वो तमिल में उपलब्ध थी, इन द फॉर्म ऑफ पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट एट तंजौर तमिल यूनिवर्सिटी, यानी कि तंजावुर जो तमिल यूनिवर्सिटी थी वहाँ पे ये इंग्लिश में उपलब्ध था, एंड इन इंग्लिश, इंग्लिश में भी तमिलनाडु स्टेट आर्काइव्स, जो तमिलनाडु स्टेट आर्काइव्स था वहाँ पे ये इंग्लिश में उपलब्ध था ये डाटा। अब देखो क्या हुआ 1871 में, अभी ऑब्जेक्टिव टाइप में है, बहुत अच्छा सा सुंदर सा है, इसको कायदे से याद कर लेना क्योंकि पूछा खूब जाता है। 1870 में क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्रिएटेड डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स, मतलब कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1871 में, यानी कि जो इंडियन गवर्नमेंट यानी अंग्रेज जो थे, उन्होंने क्या किया, एक डिपार्टमेंट बनाया, कौन सा, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स, व्हिच फॉर्म ऑन द बेस ऑफ इनिशिएशन ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। उन्होंने एग्रीकल्चर की शुरुआत के लिए एक डिपार्टमेंट बनाया, डिपार्टमेंट का क्या नाम था, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स। ये कब बना था, 1871 में। फिर 1880 में क्या हुआ, फेमाइन कमीशन आया, फेमाइन कमीशन रिपोर्ट वाज सबमिटेड व्हिच वाज बेस्ड फॉर इंसेप्शन ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए इंसेप्शन किया गया, ठीक। फिर उसकी एक रिपोर्ट बनाई गई और इस रिपोर्ट को सबमिट किया गया। फिर 1881 में क्या हुआ, सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एट सेंटर फॉर फेमाइन रिलीफ ऑपरेशन, जो फेमाइन आया था यानी भुखमरी जो आई थी, जब इसकी रिपोर्ट 1880 में दे दी गई, फेमाइन वाली रिपोर्ट एग्रीकल्चर की, तब 1881 में क्या हुआ कि एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया गया एग्रीकल्चर का, ठीक, जिससे कि जो फेमाइन आया है, अकाल पड़ गया है, खाने की तंगी जो हो गई है, इसके लिए कुछ ऑपरेशन किया जाए, कुछ काम किया जाए। फिर 1890 में क्या हुआ, डॉक्टर जे वलकर अपॉइंटेड एज ए कंसल्टेटिव केमिस्ट फॉर रॉयल एग्रीकल्चर सोसाइटी, JAV ये जो थे
ये एक केमिस्ट थे, कंसल्टिंग केमिस्ट थे। इनको अपॉइंट किया गया कहाँ पे, रॉयल एग्रीकल्चर सोसाइटी इंग्लैंड में और लेड फाउंडेशन फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च इन इंडिया। और इन्होंने क्या किया कि आधारशिला रखी एग्रीकल्चर रिसर्च की इंडिया में। ये चीज कहाँ हुई थी, रॉयल एग्रीकल्चर सोसाइटी थी इंग्लैंड में, और वहां से ये कर रहे थे, यहाँ पर एग्रीकल्चर रिसर्च इन इंडिया का फाउंडेशन रख रहे थे। ठीक, लग्गी से घास खिला रहे थे। फिर 1892 से 1903 में क्या हुआ, अपॉइंटमेंट ऑफ इंपीरियल एग्रीकल्चर केमिस्ट, इसका अपॉइंटमेंट किया गया इंपीरियल एग्रीकल्चर केमिस्ट का। इंपीरियल माइकोलॉजिस्ट एंड इंपीरियल एंटमोलॉजिस्ट, यानी कि एग्रीकल्चर केमिस्ट, माइक्रोलॉजिस्ट और एंटमोलॉजिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ बिगिनिंग फॉर द इंडक्टिव ऑफ साइंटिस्ट इन एग्रीकल्चर। इसके बाद इनका एंटमोलॉजिस्ट का, माइक्रोलॉजिस्ट का और केमिस्ट का, एग्रीकल्चर केमिस्ट का एग्रीकल्चर साइंटिस्ट के रूप में अपॉइंटमेंट किया गया। फिर 1921 से 1905 में एग्रीकल्चर को इन्हांस करने के लिए, एग्रीकल्चर के एजुकेशन को बढ़ाने के लिए क्या किया गया, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉलेज, एग्रीकल्चर कॉलेज बनाए गए। 6 कॉलेज बने थे 1901 से 1905 के बीच में। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद कर लेना। 1901 से 1905 के बीच में कृषि सुधार को बढ़ावा देने के लिए एग्रीकल्चर कॉलेज की स्थापना की गई, एग्रीकल्चर एजुकेशन को बढ़ाने के लिए। कहाँ कहाँ पे, पुणे में, कानपुर में, सबौर, नागपुर, कोयम्बटूर और लालपुर। जो लालपुर जो ये अब पाकिस्तान में चला गया। ठीक, तो ये सब चीजें क्या हैं, महत्वपूर्ण थी। 1901 से 1905 के बीच में ये 6 कॉलेज बने थे। कहाँ कहाँ पे, पुणे में बना था, कानपुर, सबौर, नागपुर, कोयम्बटूर, लालपुर, ये 6 जगह पे बना था। ये कानपुर वाला वही है CSC, ठीक, यहाँ से मैंने पढ़ाई की है। ये 1905 में ही बना था उस समय। फिर 1905 में और क्या हुआ, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI, पूसा बिहार। 1905 में अब एक क्रांति आ गई, 1901 से लेके 1905, फिर इधर फिर 5 से ऊपर, फिर 5 से 7, 7 से 20, 25, 30, 2020 ऐसे चला। अब बढ़िया कायदे से चलता जा रहा है, एग्जाम में ऐसे पूछे जाएंगे। क्या हुआ 1905 में, इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसको IARI कहते हैं, ये पूसा बिहार में इस्टेब्लिश्ड हुआ। फिर इसी को इंपीरियल को क्या कर दिया गया था, आगे इंडियन कर दिया गया था। अब देखो क्या है, 1929 में क्या हुआ था, बेस्ड ऑन रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर रिकमेंडेशन, रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर रिकमेंडेशन के आधार पर 1928 में इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR वाज एस्टेब्लिश्ड टू कंडक्ट कॉम्प्रिहेंसिव रिसर्च, यानी कि मिलजुल के सब लोग रिसर्च करेंगे। इस वजह से 1928 में ICAR की स्थापना हुई। अब 1931 से 1947 में क्या हुआ, इंडियन लॉक्सेस कमेटी, इंडियन सेंट्रल टोबैको कमेटी, इंडियन सेंट्रल ऑयल सीड कमेटी वर फॉर्म टू इम्प्रूव रिसर्च इन वेरियस क्रॉप। फिर इन सब चीज़ों की एस्टेब्लिशमेंट हुआ तमाम प्रकार के क्रॉप के लिए, जैसे ऑयल सीड जो तेल वाली फसलें हैं उनके लिए रिसर्च करने के लिए, लाख पर रिसर्च करने के लिए, तंबाकू पर रिसर्च करने के लिए, इन सब चीज़ के लिए 1931 से 1947 के बीच में स्थापना हुई। फिर रिपब्लिक ऑफ इंडिया, भारत जब आज़ाद हुआ 1947 में, फिर इसके बाद क्या हुआ, स्पेशल प्रोग्राम वाज अंडरटेकन टू इम्प्रूव फूड एंड कैश क्रॉप सप्लाई। इसके बाद कुछ अलग अलग प्रकार के प्रोग्राम चलाए गए फूड को इम्प्रूव करने के लिए और कैश क्रॉप की सप्लाई के लिए। कैश क्रॉप जिससे हमें नोट मिलता है, जैसे गन्ना बेच के नोट कमाओ, कपास बेच के नोट कमाओ, तंबाकू बेच के नोट कमाओ, ये सब चीज़ें हो गई। द ग्रो मोर फूड कैंपियन चलाए गए 1940 में, एंड इंटीग्रेटेड प्रोडक्शन प्रोग्राम चलाया गया 1950 में, फोकस ऑफ फूड एंड कैश क्रॉप सप्लाई रिस्पेक्टिवली। 1940 में क्या किया गया, एक चला गया प्रोग्राम चलाया गया फूड के लिए, और 1950 में चलाया गया कैश क्रॉप की सप्लाई के लिए, ये प्रोग्राम चले। फिर 1957 में क्या हुआ, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटिव मेज इम्प्रूवमेंट। ऑल इंडिया मतलब पूरे भारत के लोग कोऑर्डिनेट करो, और कोऑर्डिनेट करके एक दूसरे से बात करके, एक दूसरे से रिसर्च करके मेज की क्रॉप को इम्प्रूवमेंट करो। इसका एक प्रोजेक्ट लाया गया, वाज इनिशिएटेड, ये लाया गया था फर्स्ट
कोऑर्डिनेशन प्रोजेक्ट, ये कोऑर्डिनेशन मतलब ये पहला एक कोऑर्डिनेशन प्रोजेक्ट था जिसको कई प्रकार की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मिलके कोऑर्डिनेट करके रिसर्च, विभिन्न प्रकार के पूरे भारत के रिसर्च इंस्टीट्यूट मिलके एक साथ कोऑर्डिनेट करके सहभागिता से मक्के की फसल के इम्प्रूवमेंट के लिए काम कर रहे थे। ये पहला कोऑर्डिनेशन प्रोजेक्ट था। इसको याद कर लेना, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये कब हुआ था ये भी पूछा जाता है। और सबसे पहले कोऑर्डिनेशन प्रोजेक्ट किस फसल में किया गया था ये भी बहुत पूछा जाता है। तो आपका मेज राइट आंसर हो जाएगा। टू एक्सप्लेन मेज रिसर्च, टू एक्सप्लॉइट मतलब कि मेज की रिसर्च को, मक्के की रिसर्च को तेजी से बढ़ाने के लिए। अब उसके बाद 1963 में क्या हुआ, इंट्रोडक्शन ऑफ सेमी डॉर्फ व्हीट। 1963 में सेमी डॉर्फ यानी कि जो हल्की बौनी प्रजातियां होती हैं उनको क्या किया गया, फ्रॉम CIMMYT मैक्सिको फेडरेशन बेसिस फॉर ग्रीन रेवोल्यूशन। उस समय 1963 में कुछ सेमी डॉर्फ वैरायटियां अमेरिका से मंगवाई गई। वहाँ की सड़ी सड़ी वैरायटियां जो थी, जो अमेरिका वासी नहीं खाते थे अधिकतर, तो हम लोग मर रहे थे उस समय, दे दिया गया कि ले जाओ तुम भी खा लो, जी लो, समझ गए। क्योंकि उस समय अमेरिका भी उतने अच्छे स्तर पे नहीं था, उसकी भी आर्थिक स्थिति इतनी नहीं थी, लेकिन हमसे तो अच्छी ही थी, आज भी है। ठीक, तो ये सब चीज़ हो गया। फिर जब वो आया, डॉर्फ वैरायटियाँ आई, तो ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई। फिर 1966 में क्या हुआ, इंट्रोड्यूस सेमी डॉर्फ राइस। फिर सेमी डॉर्फ राइस की वैरायटी आई TN1 और IR8 फ्रॉम ताइवान। ये ताइवान से और फिलीपींस से आई थी, यानी कि ताइवान से TN आई थी। ठीक, आगे का T पीछे का N लेके T11 हो गया। फिर IR8 ये फिलीपींस से आई थी रिस्पेक्टिवली, फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। और जब ये आई तब मैक्सिको से गेहूं आया, तो गेहूं का फिर उत्पादन बढ़ गया। राइस के लिए ताइवान और फिलीपींस से राइस आया, तो राइस का उत्पादन बढ़ गया। अब लैंड रिक्लेमेशन, फिर लैंड जो खराब भूमियाँ थी उनका भी सुधार हुआ, किया जाने लगा। फिर लैंड का डेवलपमेंट किया जाने लगा। हाँ, अगर ज़मीन बराबर नहीं है तो उसको बराबर करो, उस रेली है तो उसको सुधार करो, वाटर लॉगिंग कंडीशन है उसको सुधार करो, पानी की व्यवस्था करो, इन सब चीज़ों के लिए। फिर मैकेनाइजेशन हो गया, बैल छोड़ो ट्रैक्टर से आओ, ठीक, हंसिया छोड़ो हार्वेस्टर से आओ, हाथ से बुआई छोड़ो सीड ड्रिल पे आओ, ये सब मैकेनाइजेशन होने लगा। और इलेक्ट्रिफिकेशन, लाइट आने लगी कि हाँ पंपिंग सेट से छोड़ो और मोटर चला के खेत की सिंचाई करो। और यूज ऑफ केमिकल, ठीक, गोबर छोड़ो केमिकल करो, समझ गए। तो ये सब चीज़ें आने लगी। फर्टिलाइजर इन पार्टिकुलर एंड डेवलप्ड ऑफ एग्रीकल्चर ओरिएंटेड पैकेज अप्रोच टू टेकिंग ए सेट ऑफ एक्शन इंस्टेड ऑफ प्रमोटिंग सिंगल एस्पेक्ट सून फॉलोड अंडर गवर्नमेंट सुपरविजन। ये गवर्नमेंट के सुपरविजन में ये सब चीज़ें होने लगी कि हाँ मैकेनाइजेशन करो, फर्टिलाइजर का उपयोग करो, लैंड को डेवलप करो, लैंड रिक्लेमेशन करो, मृदा को सुधार करो, ये सब चीज़ें किए जाने लगी। फिर उसके बाद द मिनी प्रोडक्शन रिवोल्यूशन, बहुत ढेर सारी प्रोडक्शन से रिवोल्यूशन इनिशिएटेड हुई 1960 के बाद में। कैसा कैसा, चाहे ग्रीन रेवोल्यूशन हो, येलो रेवोल्यूशन, पिंक रेवोल्यूशन, ऑपरेशन फ्लड, ब्लू रेवोल्यूशन, ये ढेर सारे रेवोल्यूशन है जो मैंने पढ़ाया है। आप चाहें तो जाके देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ये पूछे जाते हैं डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कई बार पूछा गया है, चाहे यूपी के टेट हो, BHU हो, ICR हो, FO, इन सब चीज़ों में ये पूछा जाता है। अब देखो अगला क्या है, 1979 में क्या हुआ था, नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट NARP, इसका फुल फॉर्म याद कर लेना, वाज लॉन्च, ये लॉन्च किया गया। स्ट्रेंथ द रिसर्च कैपेबिलिटी ऑफ SAUS, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की रिसर्च की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, यानी कि जो स्टेट की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थी इनके रिसर्च की कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। ठीक, फॉलोइंग द इकोनॉमिक्स रिफॉर्म ऑफ 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म आया, सिग्निफिकेंट ग्रोथ वाज रजिस्टर्ड इन एग्रीकल्चर सेक्टर, और सिग्निफिकेंट पर्याप्त मात्रा में ग्रोथ हुई एग्रीकल्चर सेक्टर में, which was by now benefiting from the earlier reform and newer innovation of agro processing and biotechnology। फिर जब एग्रीकल्चर में ठीक ठाक से विकास होना शुरू हो गया, हम लोगों को खाने को पर्याप्त मिलने लगा, तो हम लोगों ने सोचा पेट भर रहा है, आम खा के पेट भर लिया, अब आम का अचार बनाएं, ठीक, आम का अमचूर बनाएं, ठीक। तो इसी प्रकार से एग्रो प्रोसेसिंग हुई। जब हमने रोटी से पेट भर लिया तो हमने सोचा ब्रेड बनना चाहिए, ठीक, पिज्ज़ा बनना चाहिए, बर्गर बनना चाहिए, ये सब चीज़ बनना चाहिए। तो इसी
हिसाब से फिर बायोटेक्नोलॉजी और फूड प्रोसेसिंग की इंडस्ट्री भी स्टार्ट हो गई। फिर 1998 आया। 1998 में क्या हुआ, नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट NARP वाज इनिशिएटेड। फिर ये 1998 में NATP ने क्या किया, ये इन्होंने एक इनिशिएटिव उठाया स्ट्रेन करने के लिए, यानी कि मजबूत करने के लिए रिसर्च ऑफ लोकल स्पेसिफिक प्रॉब्लम, जो लोकेलिटी में जो प्रॉब्लम थी, जैसे मान लो कि अगर राजस्थान में मिट्टी की ज़्यादा प्रॉब्लम है तो वहाँ पे कैसे क्या किया जाए, और जो कोस्टल एरिया है वहाँ पानी की प्रॉब्लम है, साल्ट वाली सॉइल है, साल्ट वाला पानी है, तो उसको कैसे सुधारा जाए, जहाँ पे पानी कम है उसको कैसे सुधारा जाए, जहाँ गर्मी है वहाँ कैसे सुधारा जाए। तो इन सब चीज़ पर फिर रिसर्च होने लगा। पहले एक साथ रिसर्च होता था, फिर धीरे धीरे बांट बांट के खूब ढेर सारा वेरिएशन, कि हाँ जैसे सेब उगाना है तो कुछ ऐसी क्रॉप उगाओ जो बहुत ठंडे में भी हो जाए, और ऐसी भी जो कुछ कम ठंडे में भी हो जाए। तो फिर वैरायटी में भी वैरायटी आने लगी। ठीक, जैसे पहले केवल साबुन आता था, फिर अब क्या हो गया, नहाने वाला और कपड़े धोने का अलग अलग साबुन आ गया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मुंह धुलने के लिए दूसरा साबुन आ गया, बाल धुलने के लिए दूसरा आ गया, और शरीर धुलने के लिए दूसरा आ गया। अब तो हद हो गई, ठंडी में दूसरा साबुन, गर्मी के लिए दूसरा साबुन, समझ के। तो ये सब चीज़ें वैरायटी में भी वैरायटी आने लगी। अब फिर 2006 आया। 2006 में नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेटिव प्रोजेक्ट NAIP लॉन्च किया गया, एंड टू एंड अप्रोच ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम। मतलब कि आप जाइए, यूनिवर्सिटी को बताइए और आप खुद अपनी समस्या का समाधान लीजिए। एंड टू एंड इंक्रिप्शन मतलब अप्रोच, यानी कि जैसे एंड टू एंड इंक्रिप्शन होता है व्हाट्सअप में, बड़ा बवाल में है इस समय व्हाट्सअप, तो कि जिसने भेजा वो जान रहा है, जिसने पाया वो जान रहा है। तो इस तरीके से आप, जैसे आपको कोई समस्या है तो आप जाइए किसी कृषि विशेषज्ञ से मिलिए, वो आपको समस्या का समाधान करेगा। इस तरीके से फिर 2006 में शुरुआत किया गया, और आज के लिए केवल इतना ही 2006 तक में ले आया। आपको पूरा पाषाण काल से लेके आदिमानव से लेके 2006 तक मैंने पढ़ा दिया एग्रीकल्चर। अब आगे मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, आपके जो भी सुझाव हो वो कमेंट करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इस चैनल को शेयर करके सब्सक्राइब करवाएं और मेरा मोटिवेशन बढ़वाएं, जिससे मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूँ और आपको इसी तरीके से फ्री ज्ञान देता रहूँ। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।